हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस पेपर 12 का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम 12वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे और इस बुक में कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और हमारे साथ यह प्रैक्टिस सेट लगाइए। और कमेंट में जाकर आप भी अपना आंसर ज़रूर बताइए और स्कोर कितना आता है यह भी बताइए। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बताती हूँ, तो आपको भी आंसर बताना है कमेंट के साथ साथ, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 12 का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है हमारा, डायजेपाम एक उद्वेगी मरीज को निर्देशित की गई है। डायजेपाम एक उद्वेगी मरीज को निर्देशित की गई है। नर्स किस कुप्रभाव के लिए आगाह करेगी? नर्स किस कुप्रभाव के लिए आगाह करेगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असमंजन। डायजेपाम एक उद्वेगी मरीज को निर्देशित की गई है। नर्स किस कुप्रभाव के लिए आगाह करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरुदंडीय संवेदना हरण। मेरुदंडीय संवेदना हरण कहाँ पर दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, L3 L4। अगला है ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया क्या है? ओडाइनोफेजिया क्या है? तो यह निगलने समय दर्द होता है। निगलते समय दर्द होता है तो उसे हम लोग ओडाइनोफेजिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वंशानुगत बीमारी धमनी विस्फार से ज़्यादा नज़दीक से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारफन विकार। मारफन विकार जो है यह वंशानुगत बीमारी धमनी विस्फार से ज़्यादा नज़दीक से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदी तंत्रिका प्रणाली प्रेरित करती है। संवेदी तंत्रिका प्रणाली प्रेरित करती है हृदय की दर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हृदयोद्गलन। हृदयोद्गलन में ईसीजी परिवर्तन होता है एसटी खंड उन्नयन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हृदयोद्गलन में ईसीजी परिवर्तन होता है एसटी खंड उन्नयन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरी सिरा थ्रोम्बोसिस के यह सभी पारंपरिक लक्षण हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिवाय लालपन को छोड़कर। स्नायु में दर्द, सूजन और हुमन संकेत तीनों जो है यह गहरी सिरा थ्रोम्बोसिस के पारंपरिक लक्षण हैं सिवाय लालपन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी इसका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले रोगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले रोगी को नर्स सांस लेने की कसरत कैसे सिखाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मध्यपटीय श्वसन का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले रोगी को नर्स सांस लेने की कसरत मध्यपटीय श्वसन का उपयोग करके सिखाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक नर्स डीवीटी वाले रोगी की देखभाल कर रही है। एक नर्स डीवीटी वाले रोगी की देखभाल कर रही है। उसे इस बात से अवगत होना चाहिए कि सिरापरक अंतःशल्य लगी होनी चाहिए। सिरापरक अंतःशल्य कहाँ लगी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों में लगी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र श्लेष्म शुष्कता किसकी कमी के कारण होती है? नेत्र श्लेष्मल
नेत्र श्लेष्मल शुष्कता जो है किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, गठिया वाले रोगी को किस प्रकार की खुराक या भोजन लेना चाहिए? गठिया वाले रोगी को किस प्रकार की भोजन लेना चाहिए? तो इसका उत्तर है निम्न प्यूरिन खुराक लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रोगी टूटे हुए जबड़े से व्यथित है। एक रोगी टूटे हुए जबड़े से व्यथित है। इस रोगी के लिए किस प्रकार का भोजन सर्वाधिक फायदेमंद होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूप, पुडिंग तथा आइसक्रीम जो है इस रोगी के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम में संशोधन हुआ है किस वर्ष? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 1964 ईस्वी में, 1986 में और 1976 में, तीनों में खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम में संशोधन हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यह सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं सिवाय किसको छोड़कर? तो सिवाय ब्लूबेरीज को छोड़कर सूर्य प्रकाश, सालमन, सुदृढ़ दुग्ध तथा अन्य डेयरी उत्पाद सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं सिवाय ब्लूबेरीज को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शब्द पर्सनालिटी ग्रीक शब्द पर्सोना से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या है? तो जिसका मतलब है मुखौटा, मास्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द पर्सनालिटी ग्रीक शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है मुखौटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बिना किसी जैविक कारण के एक दैहिक बीमारी अथवा दैहिक लक्षण द्वारा किस संरक्षण प्रणाली में एक आवेगात्मक संघर्ष दर्शाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्स रोगी का संबंध होता है। नर्स रोगी का संबंध होता है मानव से मानव संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घाव का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा घाव का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोड़ा जो है घाव का प्रकार नहीं है। अगला है, विषाक्त पदार्थ के अंतर्ग्रहण का त्वरित उपचार है। विषाक्त पदार्थ के अंतर्ग्रहण का त्वरित उपचार है जठरीय प्रक्षालन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लासगोकोमा स्केल पर संभव न्यूनतम स्कोर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 इसका न्यूनतम स्कोर हो जाएगा। अगला है, ओरल हाइजीन के लिए प्रयुक्त KMnO4 घोल का सांद्रण है। ओरल हाइजीन के लिए प्रयुक्त KMnO4 घोल का सांद्रण क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:5000। अगला है, ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण से पहले क्या आवश्यक है? ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण से पहले क्या आवश्यक है? परीक्षण से पहले 2-3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण से पहले 2-3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन में मिलना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, घुटने छाती की स्थिति क्या कहलाती है? घुटने छाती की स्थिति जो है यह गेनुपेक्टोरियल स्थिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा के ऊपर सतही घर्षण द्वारा एक दवाई देने की विधि है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्शन इसकी विधि है। त्वचा के ऊपर सतही घर्षण द्वारा एक दवाई देने की विधि है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्शन। अगला प्रश्न देखेंगे,
12 घंटे में NS का 1000 ml का आधान करने के लिए कितने ड्रॉप प्रति मिनट होंगे यदि ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप प्रति मिनट हो। 12 घंटे में NS का 1000 ml का आधान करने के लिए कितने ड्रॉप प्रति मिनट होंगे यदि ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप प्रति मिनट हो, प्रति ml हो 15 ड्रॉप। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 21 ड्रॉप प्रति ml। ये मिनट नहीं होके ml हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ऑटोक्लेव में तापमान कितना होना चाहिए। ऑटोक्लेव में तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला है वयस्कों में पल्स लेने की सर्वसामान्य साइट क्या है। वयस्कों में पल्स लेने की सर्वसामान्य साइट क्या है, तो इसका उत्तर है अरिय धमनी, ऑप्शन नंबर बी। हेग का परीक्षण किसके लिए है। हेग का परीक्षण किसके लिए है, तो पित्त क्षार के लिए है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 वर्ष की आयु से भीतर के बालक के लिए दवाई का पीडियाट्रिक्स डोज की गणना किस फार्मूला से की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रायड नियम द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 औंस के बराबर है। 1 औंस के बराबर कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 चम्मच के बराबर 1 औंस होगा। 1 औंस होगा 8 चम्मच के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा हाथ धोने का अति महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी घर्षण जो है हाथ धोने का अति महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक कौन है। मॉडर्न नर्सिंग के संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्रा के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और आप लोग साथ ही साथ कमेंट में इसका आंसर लिखते जाइए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। अगला प्रश्न हो जाएगा मॉस्लो की आवश्यकता अनुक्रम उन नर्सों के लिए उपयोगी है जो सतत रोगी की नर्सिंग आवश्यकताओं को अग्रता देती है, सर्वाधिक आधारभूत अथवा प्रथम स्तर आवश्यकता में समाहित है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हवा, पानी तथा भोजन। अगला है लैक्टेटेड रिंगर घोल निषिद्ध है। लैक्टेट रिंगर घोल जो है यह निषिद्ध है लैक्टिक एसिडोसिस से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्टोमी। ऑस्टोमी से मल निष्कासन क्या कहलाता है। ऑस्टोमी से मल निष्कासन क्या कहलाता है, बही प्रवाह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए कलर कोडिंग है। नाइट्रस ऑक्साइड कौन से सिलेंडर के लिए कलर कोडिंग है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच ब्लू। अगला है तीक्ष्ण उपकरणों को विसंक्रमित नहीं किया जाता है। तीक्ष्ण उपकरणों को विसंक्रमित नहीं किया जाता है उबाल कर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों में सर्वसामान्य क्षति है। वृद्ध व्यक्तियों में सर्वसामान्य क्षति है नितंब फ्रैक्चर का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे प्रतिरक्षा से तात्पर्य है। प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है, किसी विशिष्ट बीमारी के प्रति एक व्यक्ति का प्रतिरोध स्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विसंक्रमण की आर्द्र ताप विधि है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है यह विसंक्रमण की आर्द्र ताप विधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भस्मक का एक गैर लाभ यह है कि वह उत्पन्न करता है तीव्र विषाक्त गैसेस, हाईली टॉक्सिक गैसेस। भस्मक का एक गैर लाभ यह है कि वह उत्पन्न करता है हाईली टॉक्सिक गैसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलर्जिक प्रतिभाव के लिए कौन सी एंटीबॉडी उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईजीजी। एलर्जिक प्रतिभाव के लिए आईजीजी एंटीबॉडी उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलर्जिक प्रतिभाव के लिए आईजीई एंटीबॉडी जो है यह उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्लेग का कारक एजेंट है। प्लेग का कारक एजेंट क्या हो जाएगा? तो यर्सिनिया पेस्टिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्लेग का कारक एजेंट जो है यर्सिनिया पेस्टिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति से भी जानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोर समिति जो है यह स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह बीमारी जो ब्लूलर के 4A द्वारा लक्षणीकृत है। वह बीमारी जो ब्लूलर के 4A द्वारा लक्षणीकृत है वह कौन सा बीमारी है? तो सन्निपात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भ्रूण के निष्कासन के तुरंत पहले निम्न में से कौन सी हृदय की चाल घटित होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रसार। भ्रूण के निष्कासन के तुरंत पहले प्रसार की हृदय की चाल घटित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रोणि का एक महत्वपूर्ण निशान जो शीर्ष के अवरोहण की दूरी ज्ञात करता है क्या कहलाता है? तो वह स्टिचियल स्पाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व उल्लेवेधन। पूर्व उल्वेधन गर्भावस्था की किस अवधि में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 से 16 सप्ताह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बालक की डिलीवरी के पश्चात कितने मिनट के भीतर अपरा डिलीवरी होना चाहिए? तो इसका उत्तर है 30 मिनट के भीतर अपरा डिलीवरी होना चाहिए। अगला है, जन्म के लिए निम्न में से कौन सी भ्रूण की स्थिति सर्वाधिक अनुकूल है? तो इसका उत्तर है कपाल शीर्ष। कपाल शीर्ष जो है यह सर्वाधिक अनुकूल है। अगला प्रश्न है, भ्रूणीय रक्त वाहिनी में ऑक्सीजन घटक कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डक्टस वेनोसेस में ऑक्सीजन घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, औग्रस्त रंध्र अस्थि में परिमाणित होती है। औग्रस्त रंध्र कौन सी अस्थि में परिमाणित होती है? तो 18 महीने पर औग्रस्त रंध्र अस्थि में परिमाणित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजे बनाए गए ओआरएस का उपयोग में ले लेना चाहिए।
ताजे बनाए गए ओआरएस को 24 घंटे के भीतर उपयोग में ले लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। कौन सा घटक मनुष्य के रक्त में नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी जो है यह मनुष्य के रक्त में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गंभीर पेशी क्षय, वृद्धि विफलता तथा अंतःत्वचीय वसा की हानि या निम्न में से किसके लक्षण है? तो मरासमस के लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का एंटीडोट कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेस का एंटीडोट एमिनो कैप्रोइक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी का प्रथम अधिकांश संभाव्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुधा अभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जेड तकनीक द्वारा निम्न में से कौन सा गहरा इंजेक्टेड आईएम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। जेड तकनीक द्वारा आयरन जो है यह गहरा इंजेक्टेड आईएम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन डी का कार्यान्वित रूप से सक्रिय स्वरूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिट्रियोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्सिट्रियोल। जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं? जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य ग्रीवा का परिमाण कितना होता है? सामान्य ग्रीवा का परिमाण कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रासविक अवधि कितनी होती है? प्रासविक अवधि प्रसव से 6 सप्ताह की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रासविक अवधि के पहले द्विसप्ताह के दौरान होने वाले योनिस्राव को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोचिया कहते हैं। अगला है, सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? तो भ्रूण संकट, प्रसव में अडंगा, सेंट्रल प्लासेंटा प्रेविया सभी सूचित करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊपरी सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुग्ध स्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। दुग्ध स्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन प्रोलैक्टिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भ्रूण के मृदु रोमिल बाल होते हैं जिसे लेनुगो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वासरोध शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का प्रश्न देखेंगे, अवधिपूर्ण शिशु में नीलिमा इस कारण होता है? अवधिपूर्ण शिशु में नीलिमा किस कारण होगा? तो श्वसन संकट संलक्षण द्वारा होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संपूर्ण तने हुए सिरस्थ प्रदर्शन से हम महसूस करते हैं कि भ्रूण का अनुकपाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नाड़ी स्पंद इससे कम है तो नियोनेट को पुनर्जीवित करना होगा। 40 बीट प्रति मिनट से कम है अगर नाड़ी स्पंद नियोनेट का, तो उनको पुनर्जीवित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है? तो स्वास्थ्य उन्नयन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, केवल मानव इनका भंडार है? केवल मानव इनका भंडार है साल्मोनेला का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला हो जाएगा WHO के ताज़ा निर्देशन के अनुसार निर्जलन की किस स्थिति में ORS जरूरी है? तो किसी भी प्रकार का निर्जलन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अत्यधिक मातृमर्त्यना। अत्यधिक मातृमर्त्यना इसमें देखी जाती है, तो हेपेटाइटिस ई में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूबेला। गर्भावस्था में रूबेला टीका प्रतिसूचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, पोलियो के प्रसारण में इस पर कार्य कर आरंभिक टोक डाल सकते हैं। तो इसका उत्तर है कारक एजेंट। पोलियो के प्रसारण में कारक एजेंट पर कार्य कर आरंभिक टोक डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीका जो सबसे पहले दिया जाता है वह कौन सा है? तो वह है BCG। ऑप्शन नंबर ए। BCG टीका बच्चों को ऐसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? अंतःत्वचीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ट्यूबरकुलिन परीक्षण को पढ़ा जाता है, इसके बाद 72 घंटे के बाद ट्यूबरकुलिन परीक्षण को पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनपेडा के लिए उद्भवन अवधि है। कनपेडा के लिए उद्भवन अवधि कितना होगा? तो इसका उत्तर है 18 दिन। निम्न में से कौन आक्रांत करने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है? तो कनपेडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी माता की संबंध अवधि है। छोटी माता की संबंध अवधि कितनी होगी? तो दरोरा के बाद 4 से 5 दिन। अगला प्रश्न है, नुकीले उपकरणों को इस प्रकार भी संक्रमित किया जा सकता है। नुकीले उपकरणों को इस प्रकार भी संक्रमित किया जा सकता है, विकिरण, गर्म हवा और लाइजोल तीनों के द्वारा भी संक्रमित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर कोई भी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन बलशाली रोगाणुनाशी है? निम्न में से कौन बलशाली रोगाणुनाशी है? तो लाइजोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, कैरोटोमेलेशिया इससे संबंधित है। कैरोटोमेलेशिया किससे संबंधित होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबेला से संबंधित होगा। कैरोटोमेलेशिया रूबेला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है। प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है गामा विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुलंब प्रसारण इनके द्वारा होता है। अनुलंब प्रसारण खेरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे फैलने से रोकना अत्यंत मुश्किल है? किसे फैलने से रोकना अत्यंत मुश्किल है? तो वायुवाहित के फैलने से रोकना अत्यंत मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव के प्रवेश करने के बाद अत्यधिक संक्रमण उत्पन्न करने की अवधि को क्या कहते हैं? उत्पादन अवधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोट्रीमोक्साजोल। तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए क्लोट्रीमोक्साजोल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व इससे मापा जाता है। ट्यूबरकुलिन परीक्षण से क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे,
मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है? मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मादा एनोफ्लीज मच्छर से आदमियों में फैलता है। जलवाहित बीमारी को पहचानिए। तो कॉलरा जो है यह जलवाहित बीमारी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, डिंबवाही नली को निकालना और बांधने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी। रजस्राव चक्र के किन दिनों के बीच आईयूडी डालने का बेहतर समय है? रजस्राव चक्र के किन दिनों के बीच आयोडीन डालने का बेहतर स्राव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 7 दिन। अगला हो जाएगा, परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाला धातु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाला धातु तांबा होगा, ऑप्शन नंबर सी। माला डी इसका एक उदाहरण है। माला डी किसका एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलियों का तरीका। माला डी गोलियों का तरीका का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बहुउद्देशीय सहायक सामान्यतः इतनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है। कितनी? तो 5000 ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है बहुउद्देशिक सहायक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल्ड चेन कहते हैं। टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को कोल्ड चेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यही था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आप लोग का स्कोर कितना आया है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।